नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब को लेकर बहुत सारी आशा और उत्साह दिखाई दे रही है, खासतौर पर जब आप वो शेयर देखते हैं ऊपर नीचे चढ़ते हुए। लेकिन ये आशा जो है, ये क्या वाकई सचमुच अडानी साहब इसको देखकर खुश हो पा रहे होंगे जिसे देखकर आप खुश हो रहे हैं? क्या अडानी साहब की नींद उतनी ही आराम से आ रही होगी जैसे कि उनके शेयर खरीद रखने वालों को आ रही है कि भाई ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है या हरा हो गया है? और क्या मुझे चैन से बैठ जाना चाहिए ये मानकर कि अब अडानी का संकट खत्म हो गया है, हिंडनबर्ग ओवर हो गया है? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अडानी साहब का शेयर तो संभल गया, लेकिन क्या अडानी साहब संभल गए हैं? और जब तक अडानी साहब खुद नहीं संभलेंगे, शेयर का संभलना स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन इस वीडियो में मैं किसी भी तरह की कोई राय, कोई एडवाइस मेरे को आता ही नहीं, देने वाला नहीं हूँ कि आप शेयर खरीदें या ना खरीदें। ना मैंने कभी खरीदा, ना मैं चाहता कि कोई मेरी बात मानकर खरीदे या बेचे। मैं अभी हाजिर हुआ। आज हम 2, 4, 5 चीज़ों पे बात करेंगे जो ये बता रहे हैं कि अडानी साहब के तबीयत अभी उतनी ठीक नहीं है, उनकी कंपनी का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। कुछ नए लोगों को जोड़िए, क्योंकि आपको पता है ये बहुत सारे सौभाग्यशाली चैनल जो होते हैं उनमें से एक मैं हूँ जिनके पास में 70% से ज़्यादा लोग परमानेंट वीडियो देखने वाले हैं, मतलब बार बार वीडियो देखते हैं। तो कुछ नए लोगों को भी जोड़ें। आप कहेंगे कि पहले जब कम लोग देखते थे तो कम सब्सक्राइबर थे और देखते ज़्यादा थे, तो आप कहते थे सही बात है, लेकिन अब कम से कम कुनबा तो बड़ा करना है ना, आपके जैसे लोगों को भी बढ़ाना है और 1 मिलियन भी नज़दीक है। तो शेयर करें, दबा के शेयर करें। मैं अभी आया। खबरें कई हैं जो अडानी साहब की जो आर्थिक सेहत है उसका बयान करती हैं। वो सर पर दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते हैं, स्टीरॉयड पे चल रहे हैं, क्या है ये इस वीडियो से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रघुराम राजन की। रघुराम राजन का एक बयान आया है अडानी ग्रुप के ऊपर, और ये बयान अपने आप में बड़ी पोल खोलता है इन दोनों एजेंसियों की, सेबी की भी और बाकी LIC की भी और SBI की भी। उन्होंने ये सवाल पूछा है आपके सेबी से, और सेबी से जो सवाल पूछा है वो सवाल ये है कि भाई साहब, आप इतने अक्षम कैसे हो गए हो कि सामने 4 कंपनियां रखी हुई हैं जिनके बारे में आप जांच ही नहीं कर रहे हो। ये 4 शेल कंपनियां, उनका कहना है कि इन कंपनियों के पास करीब 5,65,000 करोड़ रुपए की कंपनी है ये, यानी 6.9 अरब डॉलर की। तो इन्होंने अपने 6.9 अरब डॉलर में से 90% पैसा अडानी की कंपनियों में क्यों लगाया हुआ है? अगर एक कंपनी है, वो कुछ कारोबार करती है, तो उसका ज़िंदगी में उसका कारोबार, उसका बिजनेस सिर्फ यही है क्या कि वो अडानी की कंपनियों में पैसा लगाए? ये उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है ये कंपनियां 4, और इन चारों कंपनियों का कोई जांच क्यों नहीं कर रहा है सेबी? इसके लिए उसको IB की ज़रूरत है क्या? इसके लिए उसको किसी CBI की ज़रूरत है क्या? उसको पुलिस की ज़रूरत है क्या? वो खुद भी इसकी जांच कर सकती है। आपको सिर्फ यही करना है कि इन चारों कंपनियों के मालिक कौन है ये पता लगाना है। अगर इन चारों कंपनियों के मालिक अडानी या उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, विनोद भाई साहब हैं या कोई और उनके रिश्तेदार नातेदार, तो क्लियर कट ये केस है कि हिंदुस्तान के शेयर बाजार को उठाने गिराने में अडानी साहब की भूमिका है। और ये इसको क्यों सेबी टाल रहा है? पहला एक बड़ा सवाल रघुराम राजन ने ये पूछा है। उनका कहना ये कि चारों कंपनियां टैक्स हेवन जगहों पे बनी हुई हैं। टैक्स हेवन जगहों पे फेक कंपनियां क्यों बनाते हैं? भारत में भी बना सकते हैं। इसलिए बनाते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता वहाँ पे। जब वो कंपनी कुछ पैसे कमाएगी या उसमें कुछ पैसे डालोगे या उसकी कमाई दिखाओगे, फर्जी कमाई दिखाओगे, तो वो टैक्स ले लेगी वहाँ की सरकार। तो उससे बचने के लिए ऐसे देश में डालो जहाँ की सरकार टैक्स ही ना लेती हो, वो होती है टैक्स हेवन देश। तो उन टैक्स हेवन देश में 4 कंपनियां हैं। इसमें मॉरिशस की कंपनियों का जिक्र है, जिसमें एक का नाम है एलारा इंडिया,
अपॉर्चुनिटी फंड, क्रेस्टा फंड, एल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, ये 4 कंपनियां मॉरिशस की। रघुराम राजन ने कहा है कि भाई साहब इन 4 कंपनियों का आप ये पता लगा लो इसका मालिक कौन है, समस्या खत्म हो जाएगी। हिंडनबर्ग ने भी इन 4 कंपनियों का मसला उठाया था और इन 4 कंपनियों के बारे में पिछले 2 साल से कंट्रोवर्सी आ रही है, बार बार इन पे सवाल उठ रहे हैं। तो ये कंपनियां किसकी हैं, क्या हैं? अगर ये फर्जी कंपनियां हैं जिनका सहारा लिया गया है तो ये चिंता की बात है। रघुराम राजन कह रहे हैं कि सवाल अडानी ग्रुप का नहीं है, सवाल इस बात का है कि सरकार और कारोबार जगत के बीच में जो दबे छुपे चोरी चोरी चुपके वाले गैर पारदर्शी संबंध हैं उनके बारे में पता चलना जरूरी है। और नियामक जो है, नियामक मतलब सेबी, ये सब क्या है? ये रेगुलेटर हैं, इनका काम है, जैसे ट्राई रेगुलेटर है, इनका काम है कि सारे स्टेक होल्डर्स के हितों का ध्यान रखना और सब कुछ ईमानदारी से हो वो काम करना। तो सेबी अगर इस चीज़ की भी जांच को टाल रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में ही कि अगर सेबी कुछ जांच करेगी, कुछ नोटिस निकालेगी, कुछ करेगी तो अडानी साहब के ऊपर एक सवाल उठेगा, तो शेयर गिरेगा। सेबी कुछ कर ही नहीं रही है ये, कम से कम इन मामलों पे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी को कहा जल्दी से 60 दिन में रिपोर्ट दो। तो अगर इन सारी चीज़ों की जांच सेबी नहीं करेगी तो कभी कुछ पता चल ही नहीं पाएगा। देश में ऐसा राम राज्य है, और राम राज्य में क्यों कह रहा हूँ, एक तरफ सेबी पे आरोप लग रहा है कि वो इतनी बड़ी जांच को टाल रही है, कर नहीं रही है, इतनी छोटी सी चीज़ को पता नहीं कर पा रही है, इसके लिए उसको कुछ ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत हाई रेप्यूट का आदमी जिसकी साख बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में, रघुराम राजन, वो ये बात बोल रहा है। अब इसके साथ साथ आप एलआईसी को देखिए। जब अडानी का शेयर जो है उसको लेकर डामाडोल स्थिति है। स्थिति यह है कि एलआईसी का जो पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है वो पैसा अब घटने की नौबत आ गई है। इतने दिनों में, इतने सालों में जो गेन होना चाहिए वो तो एक तरफ गए गया, जो लगाया था जिस दाम में उससे भी कम होने की नौबत आ गई है। तो ऐसे में एलआईसी के चेयरमैन जाता है, अडानी के मैनेजमेंट से मिलता है और लौट के बयान देता है कि भाई साहब हम मिल लिए हैं, हमारा काम है इन लोगों से मिलना, इनके सीनियर मैनेजमेंट से मिले, हम तो रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। ठीक है भाई, एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। और हमको लगता है कि पिछले महीने के मुकाबले अडानी की कंपनियां अब ज़्यादा डिपेंडेबल हैं। ये क्या बयान हुआ? दुनिया जानती है। पहले वो एकदम नई नई रिपोर्ट आई थी, धड़ाधड़ पिट रहा था, अब थोड़ा घुटने के बल खड़ा हो गया। लेकिन भाई साहब ये तो देखो, वो जो हरी हरी लाइन दिख रही है, जो ऊपर शेयर जा रहा है, वो कितना स्थायी है। कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, क्या नहीं है, ये ना देख रहे हैं ना बोल रहे हैं। इस बीच में एक और खुलासा हुआ है। ये तो रघुराम राजन का मामला हो गया। इसी तरह से एक और खुलासा होता है, और वो खुलासा होता है अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड कंपनी का। द टेलीग्राफ ने इसका खुलासा किया है, और टेलीग्राफ कह रहा है कि ये इतना बड़ा स्कैम है कि इसमें मुंबई के लोग और मुंबई का भविष्य दांव पर लग गया है। कैसे लग गया है? और वो ऐसे लग गया है कि ये जो कंपनी है, पावर कंपनी, इस कंपनी को अडानी साहब को दे दिया गया, बेच दिया गया। ज़्यादातर कंपनियां जो बेची गई हैं वो, चाहे वो दिल्ली में बेची गई हो रिलायंस को या किसी को, इनकी अपनी ज़मीनें से कहीं ज़्यादा थी जितने में इनको पावर कंपनियां दी गई। बहरहाल इसमें पूरी जो जो चीज़ें गिरवी पड़ी हुई हैं, मतलब इनका सभी कुछ गिरवी रखा हुआ अडानी पावर मुंबई लिमिटेड का, इसमें सारी की सारी 4 बिलियन जो शेयर हैं इसके, 4 अरब शेयर, वो सारे के सारे गिरवी रखे हुए हैं इस कंपनी के। अब क्या है कि ये कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है, शेयर बाजार में नहीं है, इसलिए उसको लेकर उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन द टेलीग्राफ ने एक खबर फोड़ दी है। तो उसका कहना है कि इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ यानी अचल संपत्ति, इसकी जो, इसके अलावा काफ़ी मात्रा में चल संपत्ति, सारे के सारे बुक डेप्ट क्या होते हैं? जो जो आपके लोगों के ऊपर कर्जे हैं, वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जितना पैसा आ रहा है जा रहा है आपका रोजमर्रा का, जो आपको और मिलना है, रिसीवेबल्स,
इसके अलावा वर्तमान और भविष्य के जो प्रोजेक्ट से कमाई होने वाली है उसके ऊपर कमीशन वो भी गिरवी रखा है। इसके अलावा TND लाइसेंस इश्यूड बाय दी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, यानी जो आपको बिजली बांटने का जो लाइसेंस मिला हुआ है वो भी गिरवी रखा हुआ है। इसके अलावा अडानी कंपनी ने एक अपनी तरफ से एक ग्रुप बना के और इस कंपनी की गारंटी दी है कि भाई ये कंपनी जो है इसकी इतने रुपए की गारंटी हम दे रहे हैं। एक ग्रुप बना दिया जाता है और वो ग्रुप है सीनियर सिक्योर्ड नोट्स उन्होंने दिए हैं उस ग्रुप ने, और ये जो ग्रुप बनाया गया है और इस पैसे को भी गिरवी रखा गया है। इसके अलावा कतर की एक कंपनी है कतर होल्डिंग LLC, उसके भी 25% शेयर जो स्टेक है इस कंपनी में वो भी गिरवी रखा गया। यानी ये पूरी तरह से एक तो गिरवी रखी गई है, दूसरा ये जो जिन कंपनियों को गिरवी रखा गया है यहाँ पे भी शक आ रहा है, कौन सा वाला, शेल कंपनियों वाला। टेलीग्राफ लिखता है कि जिन कंपनियों को गिरवी रखा गया है वो कंपनियां किसी यूरोप जैसे देश की, अमेरिका जैसी उन जगहों की नहीं हैं जहां पे कंपनियों को पूरी तरह मॉनिटर किया जाता है, इन पे नज़र रखी जाती है कि ये कंपनियां सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं। ये उन जगहों की कंपनियां हैं और ये इन कंपनियों में कई कंपनियां ऐसी भी हैं, इसमें एक चीन के संदिग्ध व्यक्ति का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। और कुल मिला के ये जिन जिन लोगों के ऊपर ये कंपनियां गिरवी रखी हैं उन कंपनियों का अपना क्रेडेंशियल संदिग्ध है, ये टेलीग्राफ कहता है। तो एक तो आपने अपना नाखून से लेके बाल तक सब कुछ गिरवी रख दिया, ऊपर से जिसको गिरवी रखा वो भी अब ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कोई 2 फंड्स हैं, उनका कोई पैसा लगा हुआ है, उनको जो है सॉरी गिरवी रखा हुआ आपने। तो ये शक उठ रहा है, ये टेलीग्राफ कह रहा है कि इन जगहों पे जाके ये कंपनी जो है इसका भविष्य संदिग्ध हो जाता है और ये अनलिस्टेड कंपनी है। तो अगर कल के दिन कुछ भी 19-20 होता है तो कौन सफ़र करेगा? मुंबई करेगी। और ये जो पैसा ये जो गिरवी रखी हुई हैं सारी संपत्तियां, मुंबई की पूरी बिजली घर, मुंबई की पूरी बिजली की लाइनें, मुंबई के सारी बिजली विभाग की ज़मीनें, बिजली विभाग की के जो बिल जनरेट कर रहा है वो भी, बिजली विभाग की एक एक चीज़ मुंबई की जो इस कंपनी की है वो सब गिरवी रखी है। यहाँ तक कि भविष्य की कमाइयाँ भी गिरवी रखी हैं। किसको गिरवी रखी हैं? किस आदमी के पास में वो कंपनी जा सकती है वो संदिग्ध है। हो सकता है वो चीन का कोई आदमी हो और उस आदमी की मुट्ठी में आपके देश की आर्थिक राजधानी का बिजली सिस्टम हो। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अडानी साहब के ऊपर, तो स्थिति यह है कि इसके कारण बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। देखिए भारत में बिजली के दाम बढ़ने की वजह क्या है? एक तो गुजरात वाला आपको एक पैक्ट मैंने बताया था अडानी जी वाला, इसके अलावा इस तरह की बहुत सारे बिजली घर, इनके बिजली घर ज़रूरत से ज़्यादा जब ये कर्ज लेके बिजली घर चलाएंगे तो उसका ब्याज चुकाएंगे, उसको भी लागत में लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास जब जाएंगे तो कहेंगे साहब बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमारा इतना तो ब्याज में जा रहा है, इतने जा रहा है, तो हमको जो है मुनाफा हो इसके लिए आप दाम तय करो। तो बिजली का दाम ज़्यादा तय होगा। फिर बिजली का दाम ज़्यादा तय हो इसके लिए बिजली बनाने के लिए जो कोयला खरीदा जाता है वो भी आपको अडानी साहब का खरीदना पड़ेगा। वो जो कोयला आप खरीद रहे हैं वो 10% आपको 10 गुने दाम वाला खरीदना पड़ेगा और वो भी अडानी साहब की वहाँ से आएगा, खदान से। तो बिजली का दाम जो इस देश में बढ़ रहा है उसमें एक बहुत बड़ा अडानी फैक्टर भी शामिल हो जाता है, मेरी राय है। इसके अलावा एक मोनोपोली आपने एक ऐसी कंपनी को दे दी मुंबई में जो कंपनी पहले ही संदिग्ध तरीके के कर्जे लेके बैठी हुई है। किस किस का कर्जा है उसके ऊपर बहुत स्पष्ट अक्षर नहीं है, ये टेलीग्राफ लिख रहा है। इसके साथ साथ ये कंपनी बदनाम है, ऐसा टेलीग्राफ ने लिखा है, पर्यावरण का सत्यानाश करने के लिए। इसके बिजली घरों से बहुत धुआं फैलता है और ये इसके ऊपर बहुत सारे पर्यावरण के आरोप लगे हैं। इसके अलावा ये अपने कर्मचारियों का शोषण करती है और मुंबई के प्रोजेक्ट्स में कर्मचारियों के खिलाफ इनकी एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ चुकी हैं।
हम लोग अडानी जी की सेहत पे बात कर रहे हैं, बीच में याद दिला दूं, पहले हमने देखा रघुराम राजन ने बताया कि इनकी हालत कैसी है और कौन कौन कंपनियां जो हैं उनका पैसा लगा हुआ है, उन कंपनियों का मालिक कौन है ये पता ही नहीं है और सेबी पता लगाने की जहमत भी नहीं उठा रही है। LIC ज़बरदस्ती झांझ मचाई जा रही है शेयर को ऊपर रखने के लिए। मुंबई में जो इनका बिजली का बिजनेस है, जो लिस्टेड नहीं है, शेयर मार्केट में भी लिस्टेड नहीं है, वो बिजनेस पूरा धड़ाम 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 करके देखा जाए तो एक दिन में गिर सकता है, जिस दिन इसका थोड़ा सा मामला लड़खड़ाया और कंपनी लगातार लड़खड़ा रही है, शेयर गिर रहा है वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक खबर और आती है, ब्लूमबर्ग की खबर। उसी ब्लूमबर्ग की खबर है जिस ब्लूमबर्ग को मैंने आपको बताया था कि उसने एक खबर डाली और ये बताया कि अडानी जी को ये मिल रहा है वो मिल रहा है और उसके बाद वो फ्लॉप साबित हुई। उसका कहना है कि मुंद्रा पावर प्लांट जो है अडानी जी का कोयले वाला प्लांट है ये, उसके जो लॉसेस हैं वो 1.8 अरब डॉलर के हैं। किसके? मुंद्रा के पावर प्लांट के। इस घाटे की भरपाई करने के लिए इन्होंने एक कर्जे का इंतजाम किया 1 अरब डॉलर के और इसके ज़रिए अभी ये कहा कि भाई जो लेंडर है उनको ये कहा गया कि बहुत जल्दी यहाँ से हमको कमाई होने वाली है, इसलिए आप हमको दे दो। लेकिन अब ये हो रहा है कि 153 बिलियन डॉलर की कंबाइंड मार्केट वैल्यू इस कंपनी की गिर गई है हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद। अकाउंट में हेरफेर और दूसरा आरोप लगा था धोखाधड़ी का। अब इस कंपनी के जो लॉसेस हैं वो 1.5 अरब डॉलर के हो गए हैं 5 साल में। अब जो नया ऑडिटर अडानी ने बनाया है उसने इस पर सवाल उठाए हैं और उसने लिखा है कि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी का मामला है और इसका सीधा सीधा मतलब है कि कंपनी को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो अभी पिक्चर क्या हम मान लें कि अडानी जी संकट से उबर आए हैं? नहीं, अडानी जी ने एक माहौल बनाने में कामयाबी हासिल की है जिसमें वो हमेशा से माहिर हैं और आरोप उनके ऊपर हिंडनबर्ग ने ये लगाया था कि वो माहौल फर्जी तरीके से भी बना लेते हैं अपनी कंपनियों के शेयर खरीद के। इस केस में हो सकता है इन्होंने नहीं किया और ये भी हो सकता है कर लिया होगा, भाई तू कर ले यार, देखा जाएगा, आ जाने हिंडनबर्ग को। हम कुछ नहीं जानते, हम अनुमान लगा सकते हैं दोनों तरह का। लेकिन बहरहाल जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि अब ये अडानी पावर की जो स्थिति है वो ये है कि घाटे में कंपनी, जितने के उसके लोटा बाल्टी जग मग्गा चटाई चूल्हा कढ़ाई जितने के हैं उससे ज़्यादा का कर्जा उसके ऊपर है और वो कर्जा भी अब शेयर प्लेस का चक्कर आ गया है। बहुत निकट भविष्य में उनको बहुत सारे पैसे चुकाने हैं, तो इसलिए इनकी दिक्कत बहुत सारी हो रही है और 10% इंटरेस्ट पे इन्होंने पैसा लिया हुआ है अलग अलग जगहों से, ऐसा ये लिखता है ब्लूमबर्ग। और इन सारी चीज़ों के बीच में अगर आप देखें तो मैं आप बहुत लंबी रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, आप बोर हो जाएंगे, लेकिन जो हालत हैं उसमें यहाँ पे भी टांगें काँप रही हैं। तो जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है इसको लेकर भी आप देखेंगे तो हालत जो है बहुत, आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। इन्होंने क्या किया कि छोटा सा कर्जा लेके जनता में एक मैसेज दे दिया, आप कर्जा आ गया, आप कंपनी समझ जाएगी, लेकिन भाई साहब जितना आपने कर्जा लिया था उससे ज़्यादा आप डूबे हुए हो, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। तो उससे क्या होगा? तो बहरहाल जब आप देखेंगे, आप जब हरा वाला कांटा देखते होंगे तो लगता होगा कि यार अब तो सब संभल गया है, सब कुछ, ये क्या बिला वजह का बवाल मचा हुआ था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कंपनी तो मज़े में है, कंपनी का शेयर तो उठ गया, मैनेज हो गया। लेकिन कैसे मैनेज हो रहा है ये हम देख रहे हैं। LIC उसके पक्ष में बयान दे रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा पक्ष में बयान दे रहा है, सरकारी एजेंसियां जुट गई हैं, सेबी चुप बैठी है, सट करके एकदम, सेबी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। और रघुराम राजन कह रहे हैं भाई साहब देख लो यार, आपका काम है ये 4 कंपनियों का ही पता लगा लो, पूरी जांच नहीं कर सकते हो, इनका मालिक कौन है। लेकिन सेबी सट है और ये वो सेबी है, माफ़ कीजिएगा, आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस सेबी के भरोसे करते हैं कि भैया ये सेबी जो है ये हमारी रक्षा करेगी, इसके नियम बहुत सख्त हैं। आप शेयर खरीदते तो इस सेबी के भरोसे खरीदते हैं।
आपको लगता है कि मेरे साथ कोई बेईमानी नहीं करेगा, सेबी बहुत कड़क है, आप हर तरफ से सेबी पे भरोसा करके ये सब करते हैं। और अगर सेबी पे सवाल उठने लग गए हैं तो ये सवाल सिर्फ सेबी पे नहीं है, भारत का पूरा जो स्टॉक मार्केट है, भारत का जो पूरा शेयर का कारोबार है, उसकी साख संदिग्ध होने वाली है। और जब उसकी साख पर संदेह उठेगा तो आप जो समझ रहे हैं ना, ये पूरा ताश के किले की तरह ढह जाएगा। आपके यहाँ पे, आपके मार्केट में आके जो लोग पैसा लगाते हैं, FIIs पैसा लगाते हैं, सब लगाते हैं, इसी भरोसे पे लगाते हैं कि हमारे साथ रोमंटी नहीं होगी, बेईमानी नहीं होगी, कोई हमको चूना नहीं लगाएगा। और ये इसीलिए लगाते हैं क्योंकि सेबी की एक साख है। और आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेबी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अपनी नौकरी बचाते हैं या साख बचाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे कि अडानी साहब जो हैं वो किस तरह के हालात में हैं, और आप ये भी समझ गए होंगे कि अभी अच्छे दिन आना बाकी है। जो भी है, ये मेरा अपना विश्लेषण था, मेरे अपने विचार थे जिसमें अलग अलग सूचनाओं को समाहित किया गया था। ये अंतिम सत्य नहीं है, इसकी आप अलग अलग जगहों से जांच कर लें। और शेयर बाज़ार में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरी सलाह के आधार पर ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।